आज हम देखेंगे 233 पेज नंबर से सरस्वती पांडे को। लेक्चर नंबर 2 होगा ये। सबसे पहले क्या कहा गया कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज। ये क्या है? दक्षिणी हिंदी के गद्य के प्रथम लेखक हैं। आगे है कि ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज की रचना का क्या नाम है? तो मेराजुल आशिकीन। क्या नाम है इसका? मेराजुल आशिकीन। इनकी रचना का नाम है मेराजुल आशिकीन। आगे देखते हैं हम इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं। शिकारनामा है, तिलावतुल वजूद है, हिदायतनामा। 2 नामा से है और 1 मासा से है या सेहवारा। क्या नाम है? शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला, सेहवारा या 12 मासा। तो ये इनकी 4 रचनाएं हैं और एक रचना है मेराजुल आशिकीन। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? मेराजुल आशिकीन। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? मेराजुल आशिकीन, जो कि दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। और इनकी रचना है बंदा नेवाज गेसूदराज की शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला, सेहवारा या 12 मासा। और क्या है? मिराजुल आशिकीन में क्या है? सूफी धर्म का उपदेश है। इसमें क्या है? सूफी धर्म का उपदेश है। मिराजुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश है। और आगे क्या है कि कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की रचना है। कुतुब मुस्तरी किसकी रचना है? मुल्ला वजही की रचना है। आगे देखते हैं हम कुतुब वजही जो है किसकी रचना है? मुल्ला वजही की रचना है। अब मुल्ला वजही ने सबरस ग्रंथ की रचना की है 1635 में। और सबरस जो है उर्दू साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। सबरस उर्दू साहित्य की प्रथम रचना जानी जाती है। और दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना मिराजुल आशिकीन और उर्दू गद्य की प्रथम रचना सबरस, जो कि मुल्ला वजही और मिराजुल आशिकीन के बंदा गेसूदराज। आगे देखते हैं हम सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। सबरस में क्या है? तसव्वुफ के सिद्धांतों का प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। और दक्षिणी हिंदी में कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। तो कुली कुतुब शाह उसी नाम में ही छिपा है। कुलियाते कुली कुतुब शाह नाम से रचना किसने की है? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह ने। आगे है हुसैन अली खान ने 1838 में 4 दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। क्या किया है? 4 दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद हुसैन अली खान ने 1838 में किया है। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने किसके लिए किया था? अपने पुत्रों के लिए किया था। क्वेश्चन आएगा कि 4 दरवेश का दक्षिणी में फारसी से अनुवाद किसने किया था? हुसैन अली खान ने। किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए। कब किया है? 1838 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गंग की जो है चंद छंद वर्णन की महिमा माना है। तो उर्दू की पहली रचना सबरस हो गया। और गद्य की दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना मिराजुल आशिकीन हो गया मुल्ला। और खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से मानते हैं? ये अकबर के समय से मानते हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ सूरजी चंद छंद वर्णन की महिमा से। आगे देखते हैं गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहिरवानु हरजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। गुरुमुखी खड़ी बोली में रचना किसने की पूछेगा? 4 ऑप्शन दे देगा कि गुरुमुखी में किसने रचना की? तो सोढ़ी मिहिरवार, हरजी, दयाल अनेमी। एक और दे देगा, बोलेगा कौन नहीं किया। फिर सोढ़ी मिहिरवार ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या की है। क्या है? सोढ़ी जो है, जैसे जितेंद्र सोढ़ी आते हैं, सोढ़ी मिहिरवार ने क्या किया है? सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या की है। आगे देखते हैं सोढ़ी मिहिरवार की जो पुत्र थे हरजी, सोढ़ी मिहिरवार के पुत्र जो है हरजी, इन्होंने 3 रचना की है। सुस्मनी, सहसर नाम या परमारथ कहेंगे, और गोसट गुरु मिहिरवानु और पोथी हरजी। क्या क्या रचनाएं हैं इनकी?
हरजी ने 3 रचनाएं लिखी हैं, सुषमनी, सहसर नाम परमारथ, गोसट, गुरु मिहिर वानु और पोथी हरजी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं, दयालु अनेमी जो है 1674 में 75 में है ये, इनकी रचना है अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा और गीता भाषा। गीता भाषा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है नाम से। गीता भाषा नाम की रचना किसने किया? तो दयालु जो है, उन्होंने दयालु अनेमी ने गीता भाषा की रचना की, अष्टावक्र भाषा की रचना की। आगे आते हैं जॉर्ज गियर्सन और R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल और सदल मिश्र से मानते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम किससे मानते हैं गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में? तो सदल लाल और लल्लू लाल और सदल मिश्र से। कौन कौन मानता है पूछेगा तो गियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल। तो गियर्सन तो सब परिचित हैं, फ्रिज से परिचित हो जाओ, फ्रिज भी है और नलिनी भी, मोहन भी है। आगे हैं 1800 में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने किया है? मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नाम से ज्योतिष ग्रंथ। कब? 1800 में, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ही की। और 1761 में दौलत राम हरिसेनाचार्य ने जैन पद्म पुराण की रचना का भाषानुवाद किया। क्या किया? दौलत राम ने हरिसेन आचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। पूछता है कि जैन पद्म पुराण किसकी रचना है? तो हरिसेनाचार्य की है। इसका भाषानुवाद किसने किया? दौलत राम ने किया। आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 या 1741 में रचित। आगे देखते हैं, 1741 में रचित भाषा योग वशिष्ठ, 1741 में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माने और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक। तो शुक्ल जी ने परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ को माना है और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक माने हैं। इसके आगे देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ की भाषा कैसी है मूलतः? तो ब्रज भाषा पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। तो ब्रज पंजाबी और खड़ी। मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुखसागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की है। क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णु पुराण का आधार लिए कौन सी रचना है? सुखसागर किसकी है? सदासुख लाल की है। किस भाषा में? खड़ी बोली में। आगे खड़ी बोली को एक गद्य को एक साथ बढ़ाने वाले 4 महानुभाव कौन कौन है? तो सदासुख लाल नियाज है, इंशाअल्लाह खां है, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इसमें से लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। आगे है सदासुख लाल नियाज, इंशाअल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, वही हमने बताया। और सदासुख लाल ने लिखा है कि रस्म और रवाज का भाका दुनिया से उठ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन बार बार एग्जाम में पूछता है कि रस्म और रिवाज दुनिया का भाका से उठ गया है, किसने कहा है? तो सदासुख लाल ने। आगे है लल्लू लाल सदल मिश्र, दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे, तो हम पहले ही बता दिए। और मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचना सुखसागर और मुत्तक बुत्त बारीक। क्या रचना है? मुत्तक बुत्त बारीक और सुखसागर सदासुख लाल नियाज की रचना। और इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी कब किया? 1798 से 1803 के बीच में। 1798 से 1803 के बीच में कौन सी रचना हुई है? रानी केतकी कहानी, जिसका नाम उदयभान चरित हुई। इसका अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्र हुआ। इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा नीति की घोषणा में निम्नलिखित में किया था कि यह वो कहानी है जिसमें हिंदी का छुट और न किसी बोली का मेल न पुट है। ये बार बार पूछता है कि लाइन किस रचना से है? ये वो कहानी जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल न पुट। इंशाअल्लाह खान ने कहा था। एक लाइन और किसने कहा था? ये रस्म और रिवाज का भाका दुनिया से उठ गया है, किसने कहा? सदासुख लाल, सुख वाले ने कहा है। भाका, दुनिया का भाका, सुख जो होगा वही दुनिया का भाका उठने की बात करेगा। जिसको सुख होगा वही दुनिया से उठने की बात करेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। जिनको सुख होगा वही दुनिया से उठने की बात करेगा, यहाँ से याद कर सकते हैं इसको।
आगे देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी कैसी है। हास्य प्रधान रचना है। इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सागोई शैली और मुहावरेदार है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो शुक्ल जी ने कहा है, चटकीली, मटकीली, अलंकृत और किस्सागोई शैली में। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। क्या है? रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। आगे देखते हैं, इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार से शब्दों से मुक्त रखने की बात कही। नेट में क्वेश्चन आया था। तो पहला है बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। दूसरी गंवारी में, गंवारी भाषा किसको किसको कहा है? इंशाअल्लाह खान ने ब्रज भाषा और अवधी। तीसरी भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल जो है उसको, उससे भी इन्होंने कहा है। क्वेश्चन आया था कि कौन सा नहीं खाया, तो तत्सम शब्दों का उन्होंने नहीं खाया है, ये बताया था। नेट के में आया था ये। तो उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की यानी बाहर की बोली, ये याद रखना है। गंवारी में ब्रज और अवधी, और भाखापन अर्थात संस्कृत शब्दों का मेल की भाषा को उन्होंने खाई थी कि ये हमारे इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी में नहीं रहेगा। अब आते हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की। कितने? 11। क्या क्या है? सिंहासन 32 1801 में, बैताल 25 1801 में, शकुंतला नाटक 1810 में, माधवनल 1801 में, राजनीति 1802 में, प्रेम सागर सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। क्या? प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल का 1810 में है। माधवनल 1801 में है। राजनीति 1802 में है। माधव विलास उस दिन पढ़े थे 1817 में। सभा विलास 15 में। पहले सभा आएगी फिर माधव आएंगे, सभा बैठेगी तभी माधव आएंगे, यानी 15 और 17। सभा विलास 15 और माधव विलास 17। और लाल चंद्रिका सबसे ज़्यादा अंत में, टीका लाल चंद्रिका की जो हो गई, ये कब है? 1818 कॉमन है, 1818 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिंहासन 32 1 में, बैताल 25 1 में, माधवनल 1 में, और राजनीति 1802 में। राजनीति 1802 में। और शकुंतला नाटक पूछता है बार बार, लल्लू लाल ने लिखा है 1803 में। और शकुंतला नाटक 1862 में किसने लिखा है खड़ी बोली में? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेवाज ने भी लिखा है। प्रेम सागर सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में 1810 में। लतायफ ए हिंदी 1810 में। लतायफ ए हिंदी और प्रेम सागर। लतायफ, प्रेम जहाँ होगी वहाँ लतायफ होंगे, दोनों 1810 में। और ब्रज भाषा व्याकरण 1811 में। व्याकरण की भाषा जब करेंगे तो 11 हो जाएगा। और सभा विलास को हमने बताया कि सभा और माधव होगी, पहले सभा फिर माधव 15-17, 1815-1817 में। और लाल चंद्रिका हमने वैसे भी बता दिया कब है? 1818 में। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल ब्रज भाषा व्याकरण की इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। 1801 11 वाली जो है, 11 में ये मौलिक रचना, 11 11 का मतलब ऐसे याद रख लो। 11 वाली रचना जो है 1811 वाली, ये क्या है? मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति और माधव विलास, ये तो कल भी पढ़े थे। और लाल चंद्रिका ब्रज भाषा में गद्य, ब्रज भाषा गद्य में, शेष खड़ी बोली में। तो 3 रचना है। कल हमने 2 रचना पढ़ा ही था, राजनीति 1802 और माधव विलास 17 में, और लाल चंद्रिका 1818, यानी 1802, 1817 और 1818। ये तीनों रचनाएं क्या हैं? ब्रज भाषा मिश्रित है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा गद्य में है। और बाकी सब क्या है? खड़ी बोली में। यानी सिंहासन 32 हो गया, बैताल 25 हो गया, माधव नल हो गया, लतायफ हिंदी हो गया, सभा विलास हो गया, ये सब क्या है? खड़ी बोली में। लल्लू लाल ने राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियों का भी अनुवाद किया है। राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों। तो 3 रचनाएं हमें याद रखना है, बहुत पूछता है एग्जाम में, बार बार मिसिंग होता है कि राजनीति माधव और लाल। राजनीति माधव, राज माधव लाल, या रामल, रामल कर लो, रामल, रामल, ट्रिक बना लो, रामल, यानी राजनीति माधव और लाल चंद्रिका, ये तीनों कैसी है? ब्रज भाषा में, बाकी सब खड़ी बोली में। आगे देखते हैं राजनीति के बारे में क्या कहा इन्होंने, राजनीति के हितोपदेश के बारे में क्या कहा है वो देखते हैं हम जरा सा। हाँ, कहा है कि ब्रज भाषा का गद्य में अनुवाद किया है। ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद, हाँ ये तो पहले ही बता दिया कि राजनीति जो है गद्य में है, माधव विलास और लाल चंद्रिका। तो क्या कहना है कि हितोपदेश की कहानियों का ये ब्रज भाषा में अनुवाद किया है गद्य में। लल्लू लाल की रचना के लेखों के आधार पर लिखी गई ये बताते हैं, देखिए। प्रेम सागर या नागरी दशम, इसका नाम है प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद की खड़ी बोली का अनुवाद है। लल्लू लाल की प्रेम सागर या नागरी दशम जो है, चतुर्भुज मिश्र, एक चतुर्भुज थे हमारे अक्षाप में कुम्भनदास के पुत्र, लेकिन ये हैं चतुर्भुज मिश्र। प्रेम सागर जो है
4 भुजाओं वाले, ऐसे प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद, ये रखना याद है। भागवत पुराण, देखो चतुर्भुज में भा आ गया, भागवत पुराण के 10वें स्कंद में, मिश्र में भी माँ आ गया तो स्कंद 10वां आ गया, 10वें में माँ आ गया। तो प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद का ब्रज भाषा अनुवाद है। क्या है? ब्रज भाषा अनुवाद, ब्रज भाषा का खड़ी बोली अनुवाद। हाँ, क्योंकि राजनीति माधव विलास और लाल चंद्रिका 3 ही है उनकी ब्रज में, बाकी खड़ी में, तो ये खड़ी में है। लाल चंद्रिका की टीका बिहारी लाल की सस्ती से, देखो ये भी याद है 702 वाली इस टीका से। और सिंहासन 32 काजिम अली की सहायता से सुंदरदास के ब्रज भाषा अनुवाद का हिंदी रूपांतरण है। सिंहासन 32 काजम अली की सहायता से सुंदरदास के ब्रज भाषा का हिंदुस्तानी रूपांतरण, यानी खड़ी बोली में। सिंहासन 32 पे कौन है? सुंदरदास। सिंहासन पे कौन बैठेगा? जो सुंदर होगा। सासे सिंहासन सासे सुंदरदास के ब्रज भाषा अनुवाद का हिंदी रूपांतरण। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंहासन 32 किसका रूपांतरण है, किसकी रचना का? तो सुंदरदास की। सासे सिंहासन सासे सुंदरदास और प्रेम सागर चतुर्भुजदास भागवत पुराण के 10वें स्कंद। और बैताल 25 शिवदास चरित संस्कृत रचना के सूरत मिश्र का किस ब्रज भाषा का अनुवाद मजहर अली के साथ, ये कल भी हम पढ़े थे इसको, कि मजहर अली और लल्लू लाल दोनों मिलकर बैताल 25 की रचना किया था, जो 1710 में किए थे। इसको सूरत मिश्र ने, उसी का इन्होंने अनुवाद किया है खड़ी बोली में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और लतायफ, ये अगली रचना लतायफ ये हिंदी खड़ी बोली ब्रज भाषा और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। लतायफ ये हिंदी नाम ही इसका बड़ा है। लतायफ हिंदी में खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य। माधव विलास क्या है? ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य। माधव विलास जो है ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। माधव विलास क्या है? जो 1817 में लिखा गया, ये ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य है। तो माधव विलास और राजनीति और तीसरा लाल चंद्रिका, ये तीनों क्या हैं? ब्रज भाषा में। और ये चंपू काव्य, जैसे उर्वशी प्रसाद की चंपू ऐसे ये। और ब्रज और भाषा कायदा ब्रज भाषा व्याकरण है। भाषा कायदा की रचना का अनुवाद कौन सा है? ब्रज भाषा व्याकरण। अब आते हैं लल्लू लाल को। लल्लू लाल जी उर्दू को क्या कहते हैं? यामनी भाषा कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लल्लू लाल ने क्या कहा है? यामनी भाषा कहा है। किसको? उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल ने कहा है। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की वकालत की थी। अच्छा, इन्होंने कहा कि यामनी भाषा को छोड़ दो, प्रेम सागर में कहा है। प्रेम सागर रचना कब याद कराए थे हमने? 1810 में। एक रचना और थी 1810 में, दोनों याद करिए। 1810 में 2 रचना थी एक साथ, बताते हैं, देख के रुकिए। 1810 में दूसरी रचना क्या थी? 1810 में शकुंतला नाटक और लतायफ हिंदी, 3 रचना थी। शकुंतला नाटक, प्रेम सागर और लतायफ हिंदी 10 में है 3 रचना। देखो तो 3 रचनाएं हैं 10 में। तो यामनी भाषा को छोड़ने कहा था प्रेम सागर में। और आचार्य शुक्ल ने लल्लू लाल की भाषा को कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि लल्लू लाल की भाषा जो है कृष्ण उपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित कैसी है? खड़ी बोली है। बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या कहा आचार्य शुक्ल ने? स्पष्टता कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ताओं के ही काम का अधिकतर है, ना कि नित्य व्यवहार के अनुकूल, न संबंध विचारधारा के योग्य। क्या कह रहे हैं कि लल्लू लाल का जो काव्य भाषा है ये गद्य भक्तों, ये सबसे लाइन इंपॉर्टेंट, गद्य भक्तों की कथा वार्ता के ही काम का ही अधिकतर है। क्या कहे हैं कि लल्लू लाल का जो काव्य भाषा है गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है और ना संबंध विचारधारा के योग्य। ना नित्य व्यवहार और ना विचारधारा के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? केवल तो कथा वार्ता के अनुकूल। आगे देखते हैं, लल्लू लाल ने एक और काम किया था, एक प्रेस खोला था जिसका नाम संस्कृत प्रेस। लल्लू लाल ने आगरा में एक बड़ा काम किया था, संस्कृत प्रेस खोला था। और लल्लू लाल ने लतायफ हिंदी को बजवानी रेखता कहा है। बजवानी रेखता कब लिखा लतायफ हिंदी? अभी बताए थे 1810 में। और शकुंतला भी 1810 में। और तीसरा क्या था? जो उर्दू में लिखा गया था वो रचना थी, कौन सी तीसरी थी? ये
प्रेम सागर, प्रेम सागर, लतायफ हिंदी और शकुंतला नाटक। प्रेम सागर, लतायफ हिंदी, प्रेम सागर, लतायफ हिंदी और शकुंतला, ठीक है। यानी सलप, सालापा, सलप को क्या किया इन्होंने 1810 में लिखा है। आगे क्या है सदल मिश्र। अब आते हैं सदल मिश्र के। लल्लू लाल ने क्या कहा था, लतायफ हिंदी को बजवानी रेखता कहा है। लतायफ हिंदी यहाँ भी उर्दू नाम है लतायफ हिंदी में, और यहाँ बजवानी रेखता यहाँ भी, तो दोनों दिक्कत नहीं याद करने में इसको। अब आगे देखते हैं सदल मिश्र बिहार के आरा के ज़िले के निवासी थे। देखिए सदल मिश्र बिहार के थे, लल्लू लाल आगरा के थे, इंशाअल्लाह पहले दिल्ली में थे, बाद में लखनऊ आ गए, और सदा सुखलाल दिल्ली के थे। आप देखते हैं सदल मिश्र की रचना क्या है, चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803 में, नासिकेतोपाख्यान 1803 है। नासिकेतोपाख्यान कब लिखा था, 1803 में। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। नासिकेतोपाख्यान कब लिखा था, 1803 में। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान कब लिखा, 1803 में। और रामचरित्र कब लिखा, 1806 में। पहले चंद्र आए, नासिकेतोपाख्यान 1803 में, रामचरित्र आया 1806 में। हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी, हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी एक रचना है। हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी किसने लिखा था, सदल मिश्र ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सदल मिश्र और लल्लू लाल यही दो लोग थे कलकत्ता में, तो हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी किसने लिखा था, सदल मिश्र ने। आगे सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर लिखी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा के आधार को बनाकर खड़ी बोली में लिखा है। खड़ी बोली तो पहले से पता है, चंद्रावली खड़ी बोली में लिखा है। नासिकेतोपाख्यान के यजुर्वेद के कठोपनिषद के आधार पर, जैसे आत्मजयी कुंवर नारायण ने लिखा कठोपनिषद के आधार पर, उसी तरह इन्होंने भी नासिकेतोपाख्यान को यजुर्वेद के नचिकेता के आधार पर लिखा है। आगे देखते हैं। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की है। रामचरित्र की रचना किसने के आधार पर, यहाँ दिया है ना, रामचरित्र 1806 की रचना किसके आधार पर, अध्यात्म रामायण के आधार पर की है। और सदल मिश्र में पूर्वी पंथ था, क्योंकि ये पटना के थे, पटना के आसपास आरा के थे। आरा झूले पटरा झूले बिजुरिया झूले गाना ना, वही आरा के थे ये, कौन, सदल मिश्र। और इसीलिए इनके भाषा में क्या था, पूर्वी पंथ था। ब्रज भाषापन लल्लू लाल में था। इंशाअल्लाह कहाँ में, चटकीली मटकीली लखनऊ की भाषा, और खड़ी बोलीपन सदा सुखलाल दिल्ली वाले में। तो महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास ने गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। ये क्रम पूछता है बार बार कि आचार्य श्याम सुंदर दास ने किस क्रम में लिखा है, तो इंशाअल्लाह कहाँ, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। इंशाअल्लाह कहाँ, पहले दिल्ली में थे, बाद में लखनऊ में आ गए। सदल मिश्र पहले बिहार जिला आरा और शाहाबाद गुडिया में है। तो सदल मिश्र कहाँ के निवासी, बिहार आरा स्थान, शाहाबाद गुडिया के। और लल्लू लाल पहले ही बताया ब्रज भाषा आगरा वाले, और सदा सुखलाल निवासी दिल्ली के खड़ी बोली। ये खड़ी बोली के थे, ये ब्रज भाषा के थे, ये पूर्वीपन वाले थे, और ये लखनऊ वाले थे। तो इंशाअल्लाह कहाँ, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। ये क्रम है सुंदरदास के अनुसार। सुंदरदास का ट्रिक क्या याद रखना है कि पहले उन्होंने सदल मिश्र को रखा, क्योंकि सदल मिश्र जो थे वो फोर्ट विलियम, एक सा यहाँ है, और छोटी ई पहले है, तो ई सा ला सा, इसलस इनकी ट्रिक है। इंसा लस, ये हो गई इनकी ट्रिक। तो इंशाअल्लाह खां पहले, फिर सदल मिश्र, फिर लल्लू लाल, फिर सदा सुखलाल। ऐसे याद कर लो, पहले लखनऊ अपने बगल में, फिर उसके बाद में और पूरब चले जाओ आरा, पहले लखनऊ, फिर आरा, फिर आगरा, फिर दिल्ली। लखनऊ सबसे पहले, दिल्ली सबसे बाद में। पहले लखनऊ, कटाक से आओ यूपी में, फिर आरा आ जाओ बिहार में, फिर आ जाओ यूपी, फिर आ जाओ दिल्ली। यानी पहले यूपी, फिर बिहार, फिर यूपी, फिर दिल्ली। लखनऊ, आरा, आगरा, दिल्ली।
तो ये हमने देख लिया इनकी सबकी रचनाओं को, जो हमने पढ़ लिया पूरा पूरा। आज 3 पेज हमने पढ़ा, 232, 33 नहीं 233, 34 और 35, 3 पेज हमने पढ़ लिया इनका।